Good evening, everyone. Am I audible to all of you? I hope you all are doing good. अभी तक हमने जो पढ़ा है जोन मार्किंग, नॉर्मल एंड एक्सेप्शनल्स, उसके साथ एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। क्या इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है अभी तक जो पढ़ा है उसमें? क्या कंफ्यूजन है सुनील, डीबीआर एक्सेप्शनल में? मार्किंग में या फिर मार्किंग में प्रॉब्लम आ रही है आपको? जोन स्टॉप लॉस टारगेट होते हैं, ऐसा नहीं कि हर जोन चलेगा, स्टॉप लॉस भी होगा, टारगेट भी होगा। मैंने कल बताया था विवेक कि हमें अभी अपने एग्जीक्यूशन पे वर्क करना है कि कौन सा जोन हमें एंट्री के लिए ठीक है, कौन सा लेना है, कौन सा इग्नोर करना है। हर जोन ट्रेडेबल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिमांड या सप्लाई फॉर्म हो गया वो ट्रेडेबल है। एक दो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्सेप्शनल के एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये ड्रॉप बेस रैली एक डिमांड जोन है। तीनों कंपोनेंट हैं इसमें। डिमांड जोन को मार्क करने का क्या तरीका रहता है? हाईएस्ट बॉडी ऑफ द बेस एंड लोएस्ट विक ऑफ द बेस। ये है हमारी नॉर्मल मार्किंग, ड्रॉप बेस रैली। इसमें एक्सेप्शनल क्या है? आप लोग बताइए, इसमें एक्सेप्शनल क्या है? लेग इन एक्सेप्शनल है विवेक। रिवर्सल पैटर्न में, लेग इन बेस या लेग आउट में, इन तीनों में जो भी लोएस्ट पार्ट होगा डिमांड जोन के लिए वो हमारी डिजिटल लाइन होगी। लेग इन, बेस, लेग आउट, इन तीनों कंपोनेंट में से जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा डिमांड जोन के लिए वो हमारी डिजिटल लाइन होगी। इन तीनों का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ड्रॉप बेस बेस रैली। इस एरिया को कंसीडर करने के पीछे का क्या रीजन है? पहले देखिए, प्राइस में डाउनफॉल था, और ये डाउनफॉल होने के बाद यहां ओपन, और ओपन होने के बाद ये क्लोज था इसका। और इसने इतना लो लगाया यहां पे। ये लो लगाने के बाद जो लोएस्ट विक है ये इसका लो पॉइंट है। इसने प्राइस को रिवर्स कर दिया सेम डे ही। अब ये टाइमिंग मैनेजमेंट के में भी इसको एक तरह से समझ सकते हैं कि ये डेली की कैंडल हम लोग लेकर चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ थी, तभी इसने इतना लो लगा के वापस से कवरिंग दी थी।
यदि हमें और टाइम मिलता थोड़ा सा, 3:30 से पहले ही सपोज कीजिए, ये सब सपोज कीजिए 15 मिनट में एक कवरिंग आई, यदि हमारे पास 15 मिनट और होते तो हो सकता था प्राइस और ऊपर जाकर क्लोज होती। उसको ऊपर पहुंचाने के पीछे का रीजन क्या है? यहां से उस प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया गया, इतने सेलिंग प्रेशर को यहां पे रोक दिया गया, मतलब यहां पे कोई ना कोई बाइंग आई। बिल्कुल आदित्य। और फिर नेक्स्ट डे जो कैंडल फॉर्म हुई, देखिए वो गैप अप फॉर्म हुई है, ये क्लोजिंग है और ये इसकी ओपनिंग है। नेक्स्ट डे गैप अप हुई है प्राइस, तो मतलब यहां पे बहुत अच्छे पोटेंशियल बायर हैं। इस वजह से हम लोग एक्सेप्शनल को कंसीडर करते हैं और डिजिटल लाइन में चेंजेस करते हैं। इनके साथ हमें, इनका साथ हमें चाहिए हमेशा। मिल जाएगा तो हम उसे मार्क कर लेंगे सुनील, ऐसा नहीं कि हमें उसे कहीं ना कहीं से देखना ही है। होगा तो मार्क कर लेंगे अपन, कोई ना कोई एग्जांपल आएगा। अब हम लोग चार्ट पे ही सीखेंगे, बहुत सारी चीजें जो है चार्ट पे ही चलेगा आगे। तो जो भी एग्जांपल होगा आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये विक नहीं होती तो भी हम इसे यहीं तक मार्क करते। सपोज कीजिए विक है ही नहीं, तो हमारा जो भी इसका लोअर पॉइंट था वहां तक मार्क करते। इसे क्यों मार्क करते, ये आज आपको क्लियर हो जाएगा कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन जब हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए रैली बेस्ड ड्रॉप, रैली बेस्ड ड्रॉप। तो बेस कैंडल के अकॉर्डिंग आशीष हम लोग मार्क करेंगे। इसकी लोएस्ट बॉडी ऑफ द बेस पे हमारी प्रॉक्सिमल लाइन आ जाएगी। प्रॉक्सिमल लाइन के लिए रूल सेम है, डिजिटल लाइन में चेंजेस होंगे। इसमें आप लोग बताइए कि लेग इन एक्सेप्शनल है या लेग आउट का एक्सेप्शनल है? लेग इन एक्सेप्शनल। तो हमारी जो मार्किंग होगी वो ये होगी। डिमांड जोन के लिए जब हम लोग रिवर्सल पैटर्न का एक्सेप्शनल पढ़ रहे थे, उसमें क्या रूल था कि लेग इन बेस लेग आउट में जो भी लोएस्ट पॉइंट हो उसे हमें डिजिटल मार्क करना है। सप्लाई जोन के लिए जस्ट अपोजिट है, लेग इन बेस लेग आउट में जो भी हाईएस्ट पॉइंट हो उसे हमें डिजिटल लाइन मार्क करनी है। ओके, अभी क्लियर है आप लोगों को? और हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जो भी एग्जाम्पल हमें मिलते जाएंगे उनको डिस्कस करते जाएंगे। ऑल राइट। मैं यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा हूँ। ये ड्रॉप बेस रैली, मेरे पास एक पैटर्न है।
ये वाला पैटर्न डेली के टाइम फ्रेम पे है, ये वीकली एंड ये मंथली, डेली, वीकली एंड मंथली, तीनों पैटर्न। आप ये जो रेंज देख रहे हैं, जो इसका ये पैटर्न देख रहे हैं कि लेग आउट और लेग इन की स्ट्रेंथ वो सेम है, स्ट्रेंथ सेम है देखने में। अब आप लोग मुझे बताइए कि इन तीनों में से कौन सा पैटर्न सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, और है तो क्यों, जो भी है वो स्ट्रांग क्यों है। अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट आप अपना बताइए, आपको क्या लगता है क्यों वो स्ट्रांग होगा, जो भी पैटर्न आप बता रहे हैं। आदित्य, विवेक, एग्जैक्टली exactly. मंथ का जो टाइम फ्रेम की जो डिमांड जोन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, उसके बाद वीकली और उसके बाद डेली, इन तीनों का कंपैरिजन करें तो। क्यों? क्योंकि ये मंथली का टाइम फ्रेम जो है, मंथली का टाइम फ्रेम, यदि हम मंथली की इस कैंडल की बात करें, लेग आउट कैंडल की बात करें, तो वो पूरे 20 डेज के कंसोलिडेशन से बनी है। 20 डेज में जो भी बाइंग आई है उससे बनी है, मतलब 20 डेज तक प्राइस ऊपर ही रही है। कंटिन्यूअसली तो नहीं कह सकते, बट ओपनिंग और क्लोजिंग में उसने लगातार, ऐसा समझिए आप कि 18 डेज अप रही और 2 डेज डाउन रही। उसके बाद वीकली की बात करें तो वीकली की जो लेग आउट कैंडल है वो 5 वर्किंग डेज से मिलकर बनती है, ये 5 वर्किंग डेज से मिलकर बनती है। 5 डेज में जो भी बाइंग सेलिंग हुई उसके बाद ये लेग आउट कैंडल फॉर्म हुई है, और डेली उस पर्टिकुलर दिन में, उस पर्टिकुलर दिन में जो भी प्राइस ओपन होकर क्लोज हुई उसकी वजह से ये कैंडल बनी है। तो ऑटोमेटिकली मंथली का जो जोन है वो हमारा ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में, वीकली और डेली के में। क्यों? क्योंकि ये वाली कैंडल 20 दिन के, 20 डेज की बाइंग से बनी है, फॉर्म हुई है। 20 डेज तक कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर रही है, या ओवरऑल जो भी आउटकम निकला है 20 डेज में वो अप साइड का निकला है, इस वजह से ये कैंडल फॉर्म हुई है। इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए आप, ये निफ्टी पीएसयू बैंक का ग्राफ है मंथली का। ये वाली कैंडल एक्साइटिंग कैंडल है, आप इसको देख रहे में इसकी स्ट्रेंथ देखिए, कितनी स्ट्रेंथ है इसमें। मैं जूम कर देता हूं। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को हम एक बार मार्क कर लेते हैं, देखने में कितनी स्मॉल लग रही है, बट इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस देखिए आप, 1148 से 1428, 1148 से 1128, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। 300 पॉइंट के मोमेंट से ये कैंडल फॉर्म हुई है, और देखने में ये स्मॉल लग रही है। प्राइस की ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग माने तो इस कैंडल में अब कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये फॉर्म हो चुकी है। जो भी चेंजेस होंगे वो इस कैंडल में होंगे, क्योंकि ये करंट मंथ की कैंडल है। अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है, ये जो फॉर्म हो गई एज इट इज रहेगी।
ये निफ्टी पीएसयू बैंक है स्नेहा। इसी को मैं इसके एक जस्ट लोअर टाइम फ्रेम पे लेकर जाता हूं, तो देखिए वीकली पर मैं इसे लेके गया। वीकली पे आप इसकी स्ट्रेंथ देखिए, इसकी स्ट्रेंथ, ये वाली कैंडल उस मंथ वाली कैंडल से ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है, बट एक्चुअली आप इसका ओपनिंग और क्लोजिंग देखेंगे, ओपनिंग तो सेम है और क्लोजिंग देखिए ये इससे कम है, मंथली से कम है, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट कम है इससे, बट देखने में ये इससे स्ट्रांग लग रही है। और इसी को यदि मैं डेली टाइम फ्रेम पे करूं, डेली टाइम फ्रेम पे आप ये कैंडल देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इन दोनों को, इस पूरे प्राइस एक्शन को हम मिक्स कर लेते हैं, इन तीनों कैंडल्स को, तो भी इनकी स्ट्रेंथ देखिए आप, ये ओपनिंग सेम एंड ये देखिए क्लोजिंग, 1148 से 1297, 3-4 कैंडल हमने कंसीडर करने के बाद भी हमारा ना ये वीकली को, वीकली से ज्यादा है ना मंथली से ज्यादा है। देखने में पिक्चर कितनी स्ट्रांग लग रही है, कैंडल कितनी स्ट्रांग लग रही है, इसको देखिए आप, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखिए, ये भी उसी मंथ का पार्ट है, जून का। ये 1267 से 1357, पूरा 100 पॉइंट भी नहीं होता है, और देखने में कितनी स्ट्रांग लग रही है कैंडल। 1297 हमने इस कैंडल के लिए किया है, हमने ये तीनों कैंडल जो है ना, तीनों चारों कैंडल, इनको एक साथ कंसिडर किया है, देखने के लिए कि इन चार कैंडल को भी कंसिडर करते हैं तो हमें कितना स्ट्रेंथ का पता लगता है। देखने में पिक्चर अलग है, और नंबरिंग देखेंगे जब इसकी कि क्या ओपनिंग और क्या क्लोजिंग है, आउटकम क्या निकला, ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या आउटकम था, वो क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि मंथ पे चाहे हमें स्मॉल कैंडल दिख रही है, जैसे कि ये, हमें इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग स्मॉल होते हुए भी, स्मॉल होते हुए भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर करना है। क्यों? इसकी वजह से, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से, प्राइस में ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसकी वजह से। वहीं पे यदि ये वीकली है तो कितना भी एक्साइटिंग है, कितनी भी बड़ी स्ट्रेंथ की हमें दिख रही है, बट हमें ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा देखनी है कि इसकी क्या ओपनिंग है और क्या क्लोजिंग है, यदि हम कंपेयर करें मंथली के अकॉर्डिंग, और सेम फिर डेली पे। हमें देखना है किस रेंज तक कैंडल गई है, पर्टिकुलर कैंडल किस रेंज तक गई है। स्ट्रेंथ दूसरा पार्ट है, जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो हमें उसकी स्ट्रेंथ देखनी है, उसने कहां से लेकर कहां तक, ओपन और हाई उसका क्या है, ओपन और क्लोज क्या है उसका। ये मंथ का जो, टोटल मंथ का जो आउटकम था वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जून मंथ की कैंडल है, यहां तक कर लेता हूं, फर्स्ट जून, ये जो मैंने दो वर्टिकल लाइन मार्क करी हैं, उस सेम टाइम फ्रेम की शाम अलग बात है।
सेम टाइम फ्रेम पे मंथली की जो आप बात कर रहे हैं, ये इनके मुकाबले ये छोटी है, बट हम लोग लोअर लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं अभी। कोई लॉजिक नहीं है इसमें विवेक, ये सिर्फ हमने ये जो ये चार कैंडल हैं, इन चारों कैंडल की स्ट्रेंथ देखी है। हम इस एक को भी देख सकते हैं, सिर्फ इसको, बट हमने ये चारों की स्ट्रेंथ देखी है कि इन चारों में कितनी बाइंग आई है और क्या रेंज रही है इनकी। ये मैंने दो वर्टिकल लाइन मार्क करी हैं। ये पूरा जो एरिया है, ये एक पूरे मंथ में जो बाइंग आई है वो है, और डेली का टाइम फ्रेम है ये। जितने भी डेज इसमें रहे, 20, 21, 22 या 18, ऑलमोस्ट 20 होते हैं क्योंकि कभी कुछ हॉलीडे आ जाता है, 20 के आसपास रहता है। अब ये यहां पर देखिए 1148 उस मंथ का ओपनिंग प्राइस है। उस पर्टिकुलर जून मंथ में प्राइस कहां ओपन हुई? 1148 पर। और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर गई, नीचे भी आई, कंसोलिडेट भी करी, उसके बाद उसने गैप डाउन ओपनिंग भी दी। देख रहे हैं आप, ये यहां पर ये वाली कैंडल है, यहां क्लोजिंग देने के बाद इसने यहां ओपनिंग दी है, गैप डाउन भी हुई, अप एंड डाउन प्राइस में आते रहे, बट फाइनली जो प्राइस क्लोज हुई वो यहां पे हुई 1429। तो 1148 से 1429 पे प्राइस क्लोज हुई, तो प्राइस जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल बननी ही थी। 20 डेज में ओवरऑल पिक्चर क्या थी? प्राइस में ऊपर क्लोजिंग, प्राइस में ऊपर क्लोजिंग। और इसकी जो हायर विक है वो इसकी वजह से है, क्योंकि इन्हीं 20 डेज के अंदर प्राइस ने ये हाई भी लगाया है और उसके बाद नीचे आई है। उसके बाद नीचे आई है। वहीं पे मैं वीक की बात करूं, ये देखिए इस वाले कैंडल के वीक की बात करते हैं। ये मैंने वीकली पे एक डिजिटल लाइन मार्क, सॉरी वर्टिकल लाइन मार्क करी है, ये मुझे डेली पे भी शो हो जाएगी। ये पूरा जून का जो वीक है, फर्स्ट वीक, 1, 2, 3, 4, 5। एक बार आप कंफ्यूज होंगे, इस वजह से मैं आपको ये सारी लाइन हटा देता हूँ, कंट्रोल वी, ये देखिए, ऐसा। ये जो 5 कैंडल हैं, 1 जून, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5 जून में, 1 टू लेकर 5 जून तक प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर रही है। यहां ओपनिंग थी और इसने यहां क्लोजिंग दी है। तो ओवरऑल 5 डेज का क्या आउटकम निकला कि प्राइस ने नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोजिंग दी है। तब जाकर ये वीकली की जो कैंडल हम देख रहे हैं, इतनी एक्साइटिंग कैंडल, तब ये फॉर्म हुई है। वहीं पे हम किसी डेली कैंडल की बात करें तो वो स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे कि 15, 5 मिनट और उनके अकॉर्डिंग फॉर्म होती है। 15 मिनट की बहुत सारी कैंडल, 5 मिनट की बहुत सारी कैंडल के, इसकी बात करूं मैं, ये देखिए ये वाली कैंडल जो है, इसको मैं ब्रेक डाउन करता हूं 15 मिनट पे। फर्स्ट जुलाई की कैंडल है ये, 1 जुलाई। अब देखिए आप यहां पे उस पर्टिकुलर दिन ये इसका ओपनिंग एरिया था, ये वाली कैंडल जो है ओपनिंग एरिया था,
और उसके बाद प्राइस ने यहां तक नीचे आई और उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर जाकर उसने यहां क्लोजिंग दी, यहां। इस डेली के टाइम फ्रेम में, सॉरी इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर गई ऊपर गई, फाइनल आउटकम क्या निकला, उसने जिस दिन जहां पे ओपन हुई उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी। इस वजह से ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हुई। और पहले सेकंड क्लास में पूछा था कि क्या किसी एक्साइटिंग कैंडल में भी पेंडिंग ऑर्डर हो सकते हैं, वो देखिए अब ये उसका जवाब है। हमने डेली टाइम फ्रेम पे, एक बार मैं मल्टीपल चार्ट कर लेता हूं। मल्टीपल चार्ट के लिए उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट पे कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करेंगे तो हो जाएगा ओपन, कंट्रोल के साथ डबल क्लिक। ये देखिए, यहां पे हमें पता नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर कोई डिमांड जोन भी हो सकता है क्या, बेस एरिया भी हो सकता है क्या। बट जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें देखिए 15 मिनट के कितने सारे डिमांड जोन, सप्लाई जोन यहाँ पे मिले हैं। ये ड्रॉप बेस रैली, प्राइस इसमें आई और आने के बाद ऊपर गई। ये रैली बेस रैली, प्राइस इसमें आई आने के बाद ऊपर गई। ये रैली बेस्ड ड्रॉप, ये सप्लाई जोन नहीं चला, ब्रेक हो गया। ये सप्लाई जोन नहीं चला, ब्रेक हो गया। और ये 15 मिनट का जो फॉर्मेशन है वो 5 मिनट की कैंडल से मिलकर बना होता है। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि हमें कैंडल की स्ट्रेंथ के साथ साथ कैंडल के टाइम फ्रेम पर भी ध्यान देना है। कैंडल की जितनी स्ट्रेंथ है, अब आप ये देखिए, ये वाली कैंडल देखिए और ये डेली की ये कैंडल देखिए जो हमने मार्क कर रखी है। इन दोनों में देखने में ये ज्यादा स्ट्रांग लग रही है 15 मिनट वाली। क्यों हमें इसकी स्ट्रेंथ दिख रही है इतनी ज्यादा। बट आप इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखिए, 1430 ओपनिंग एंड 1448 इसकी क्लोजिंग। और वहीं पे मैं यदि डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की बात करता हूं तो 1428 इसकी ओपनिंग एंड 1480 इसकी क्लोजिंग, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट। और इसमें कितना था, 18 पॉइंट। तो हमें ध्यान रखना है कि कैंडल जो भी हम देख रहे हैं उसमें वो कौन से टाइम फ्रेम की है। वहीं पे यदि क्वार्टरली होगा वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ईएलडी होगा वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा ईएलडी, उसके बाद हाफ ईयरली, फिर क्वार्टरली, फिर मंथली, वीकली, डेली, और डेली के बाद जो भी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम लेना चाहें वो। 1 मंथ की कैंडल 20 डेज के कंसोलिडेशन से, 20 डेज की बाइंग सेलिंग से बनी है। और 1 वीक की कैंडल 5 डेज और 1 डे का उस पर्टिकुलर दिन की बाइंग सेलिंग से और उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग से। सेम रेड कैंडल के लिए होता है। हम लोगों को और किसी को वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही है? ओके। मधु ने जो क्वेश्चन किया था अभी, आप अपना क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए मधु। आपने क्या क्वेश्चन किया था? लेग इन विक।
ये देखिए, ये कैंडल, इसकी मैं बात करूं तो ना तो इसमें लेगिन में नीचे कोई ज्यादा बड़ी विक है, ऊपर है थोड़ी सी है। हमें इसे, यदि ये एक्सेप्शनल होता तो यहां तक मार्क करना था या नहीं करना था? इसे हमें यहां तक क्यों मार्क करना था? क्योंकि इस वाले जो मैंने बताया था कि इस पूरे डेली के एरिया में लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ ना कुछ बाइंग के ऑर्डर्स जरूर होंगे, कोई ना कोई बेस एरिया जरूर होगा। ये देखिए, इसमें कितने छोटे छोटे अच्छे अच्छे डिमांड जोन हैं। इस वजह से हम लोगों को लोएस्ट पॉइंट भी, जो कि चाहे बॉडी हो, हाईएस्ट पॉइंट भी चाहे बॉडी हो, वो मार्क करना है एक्सेप्शनल में या नॉर्मल में भी, जो भी मार्किंग है रूल के अकॉर्डिंग। अभी सिर्फ हमने कैंडल ब्रेकडाउन पढ़ा है, जिससे आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि कैंडल की स्ट्रेंथ हमें उसके टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखनी है, और स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें उसकी ओपनिंग क्लोजिंग का भी ध्यान रखना है, कितना कौन से टाइम फ्रेम का। जितना बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल होगी उतनी ही उसकी अच्छी ओपनिंग और क्लोजिंग होगी। ये अभी तक जो पढ़ाया है कैंडल ब्रेकडाउन, ये क्लियर है आप लोगों को? फाइव जो टाइम फ्रेम पे हम एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करेंगे, वो सेम टाइम फ्रेम पे ही एंट्री और सेम टाइम फ्रेम पे ही स्टॉप लॉस रहने वाला है, उसके साथ कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं। 5 मिनट के आप देख रहे होंगे, किसी ने क्लास में बोला था कि 5 मिनट पे या डेली पे बहुत सारे सप्लाई जोन ब्रेक हुए हैं, डिमांड जोन ब्रेक हुए। डिमांड जोन सप्लाई जोन ब्रेक होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वो होंगे, टारगेट भी होंगे, स्टॉप लॉस भी होंगे, बट हमें देखना है कि हमें कौन सा जोन हमारे लिए ट्रेडेबल है। ये 5 मिनट की रैली, बेस रैली की देखिए, इसको मैं मार्क करूं, देखिए कितना अच्छा चल गया ये जोन। बाकी इस जोन को देखिए, रैली बेस रैली, ये जोन स्टॉप लॉस हो गया। अभी दीपक हम उस पे नहीं आए हैं। ये जोन भी, ये जोन, ये वाला जोन था रैली बेस रैली, इसमें सिर्फ 2 लेग आउट कैंडल थी, और इसमें 1 2 3 3 लेग आउट कैंडल थी, फिर भी ये जोन स्टॉप लॉस हो गया, बट ये चल गया। ये क्यों चला और ये क्यों नहीं चला? हम लोग आगे इसी पर देखना है कि क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं। पहले से ही हमें पता लग जाएगा कि हमें ये जोन नहीं लेना है क्योंकि ये नहीं चलने वाला। इस वाले जोन में एक्सेप्शनल क्या है? रैली बेस रैली है। कंटिन्यूअस पैटर्न में सिर्फ लेग आउट के लिए एक्सेप्शनल होता है आशुतोष। हम लोग अब अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट, वीकली, डेली, कौन से टाइम फ्रेम को ट्रेड करना है वो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में पढ़ेंगे। 5 मिनट में बहुत, 5 मिनट के किसी भी जोन में, 3 मिनट के किसी भी जोन में, 15 मिनट के किसी भी जोन में बहुत कम पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं। हमें उसे ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐड करनी होंगी उसमें, कि वो हायर टाइम फ्रेम से कोइंसाइड कर रहा हो, या उसने किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को ब्रेक किया हो। ये 5 मिनट का डिमांड जोन है, ये जब ऊपर गया तो इसने किसी 75 मिनट या 15 मिनट के सप्लाई जोन को ब्रेक किया है, तो ये जोन स्ट्रॉन्ग है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। ओके, कैंडल ब्रेकडाउन आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं बेस कैंडल को लेकर।
ये एक ड्रॉप बेस्ड रैली का पैटर्न है। दोनों की लेग आउट कैंडल में सेम स्ट्रेंथ है, लेग इन भी सेम है। बट आप लोग मुझे बताइए, इसमें जो डिफरेंस है कि फर्स्ट जो डिमांड जोन है इसमें सिर्फ एक बेस कैंडल है और सेकंड डिमांड जोन में 3 बेस कैंडल है। तो इन दोनों में से कौन सा जोन स्ट्रांग है, फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों मिक्स का आंसर है। देखिए, आप सपोज कीजिए कि ये फर्स्ट वाला जो कैंडल है इसमें सिर्फ एक बेस कैंडल है और इसमें 3 बेस कैंडल है। ये बेस कैंडल और ये बेस कैंडल फॉर्म क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हुई है। यहाँ पे जो बायर सेलर की फाइट हुई उसका रिजल्ट जो है वो इमीडिएट आ गया, सिर्फ एक कैंडल के बाद में, सिर्फ एक कैंडल के बाद में उसका रिजल्ट इमीडिएट आ गया और नेक्स्ट कैंडल लेग आउट हो गई। और यहाँ पे जो बायर सेलर की फाइट हुई है वो काफी देर तक चली है, वो काफी देर तक चली है। हम इसको एक दिन की कैंडल माने तो 3 डेज के बाद कोई आउटकम निकला है कि यहाँ पे एक लेग आउट कैंडल फॉर्म होगी। दो रेसलर हैं 60 केजी 60 केजी के, यदि फाइट चल रही है उनके बीच में और एक 60 केजी वाला दूसरे 60 केजी वाले को, यदि बहुत जल्दी, हम 10-10 मिनट का रूल रखते हैं कि 10 मिनट के अंदर ही जीत जाता है सेकंड वाले को हरा के, और वहीं पे वही फाइट 30 मिनट तक चलती है उन्हीं दोनों सेम प्लेयर में, 60-60 केजी के दोनों प्लेयर में, तो असली चैंपियन कौन होगा? जिसने जल्दी रिजल्ट दिया है, फर्स्ट वाला, जिसने जल्दी रिजल्ट दिया है। जितना बेस एरिया छोटा होगा, मींस जितनी कम कैंडल होगी उतना ही जोन स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि जो भी बायर सेलर की फाइट थी उसका आउटकम जल्दी आ गया। सपोज कीजिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, दोनों एक जैसी टीम है ऑलमोस्ट, तो उन दोनों में काफी देर तक कंसोलिडेशन चलेगा, मींस मतलब बहुत लंबा मैच चल सकता है, एक दूसरे से फाइट करेंगे वो। तो ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कौन सा जीतने वाला है। बट वहीं पे इंडिया और बरमूडा का मैच चल रहा है तो हमें पहले से ही पता है कि इंडिया जीतने वाला है, पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम इसमें। सेम यहीं पे है, जितना ज्यादा कम टाइम का बेस एरिया होगा उतना ही जोन स्ट्रांग होगा। यदि ये रेसलर जो कि जिसने 10 मिनट के अंदर अपना गेम फिनिश कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम पे इसकी बोली जो है ज्यादा लगेगी और इसके ऊपर पैसा लगाने वालों का अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। और वहां पे जब 30 मिनट तक फाइट लगातार चल रही है, कोई आउटकम ही नहीं निकल रहा है, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं, तो थोड़ा मुश्किल होगा उन दोनों में से कौन स्ट्रांग है उसको। जीत भले ही बायर गए, ग्रीन वाला जीत गया, बट उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो तुरंत इमीडिएट उसको रिजल्ट दे सके।
तो हम लोगों को जो बेस कैंडल लेनी है मिनिमम देखना है 1 2 3। 3 से ज्यादा यदि बेस कैंडल होंगी ना तो वो जोन थोड़ा पुअर होगा। 4 5 6 हुई ना तो वो जोन पुअर होगा। जितनी ज्यादा बेस कैंडल होंगी वो जोन उतना ही पुअर होगा, और जितनी कम बेस कैंडल होंगी 1 2 3 वो उतना ही स्ट्रांग होगा। 1 सबसे ज्यादा स्ट्रांग, 2 उससे थोड़ा कम, और 3 उससे और थोड़ा कम। और 3 के बाद तो हमें जोन कंसीडर करना ही नहीं है। वो फिर अलग केस होगा कि हमारे पास एक्साइटिंग कैंडल ही बहुत अच्छी फॉर्म हो गई, 3 to 4 एक्साइटिंग कैंडल फॉर्म हो गई। क्या डाउट है सर, बताइए शाकिब जी। यहाँ पे हमारा एक ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे नेम शाकिब आ रहा है आपका, इरशाद। यहाँ पे एक और चीज क्लियर हो गई कि हमें बॉडी टू विक कब लेना है और विक टू विक कब लेना है। जब हमें किसी जोन में अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, पोटेंशियल मींस कि एक्साइटिंग कैंडल बहुत अच्छी है, तो हमें उसे विक टू विक भी ले सकते हैं, और बेस एरिया कम है और एक्साइटिंग कैंडल अच्छी है। हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमें उस पर्टिकुलर जोन को लेने की इतनी जल्दी क्यों है, जबकि हमें पता है कि ज्यादा पोटेंशियल बाइंग तो इस बॉडी टू विक में है, बट फिर भी स्टिल हम उसे विक टू विक लेना चाह रहे हैं। तो हमें रीजन फाइंड आउट करना पड़ेगा क्यों। क्योंकि उसमें अच्छी लेग आउट कैंडल है, अच्छी स्ट्रेंथ है उसमें, और कम से कम बेस एरिया है। हर तरह के, हर ड्रॉप बेस रैली हो, रैली बेस रैली हो, सबके लिए सेम है। डिमांड जोन हो, सप्लाई जोन हो, सबके लिए सेम। विक टू विक लेने के पीछे का रीजन क्या होता है। हम विक टू विक क्यों लेते हैं, हमें ये पता है कि ये वाले एरिया में बॉडी टू विक में ही सबसे ज्यादा ऑर्डर हैं, बट फिर भी हम विक टू विक लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो उसके पीछे का कोई हमें स्ट्रॉन्ग रीजन होगा। वो रीजन क्या हो सकता है, या तो ये एरिया में बेस एरिया बहुत कम हो, एक ही सिंगल बेस कैंडल हो, और उसके साथ कुछ इस तरह की दो एक्साइटिंग कैंडल हो। मतलब हमें पता है कि प्राइस यहां से भी लौट सकती है क्योंकि इसमें बाइंग अच्छी आई है। जितने कम बेस होंगे उतना ही जोन अच्छा होगा। मैं एग्जाम्पल अब हम लोग लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ये देखिए, ये मंथली का एक डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली। कितनी अच्छी इसमें एक्साइटिंग कैंडल है, कितना प्राइस ऊपर गई है। रैली बेस, ड्रॉप बेस रैली, रैली रैली करके एक बेस एरिया भी फॉर्म हुआ, और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूअसली यहां तक ऊपर गई है। अब प्राइस जब यहां से वापस रिवर्स होकर आई इस जोन में, तो देखिए जब ऊपर से नीचे की तरफ आई यहाँ पे, तो इसने देखिए एक सप्लाई जोन भी फॉर्म किया है। ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप, इसमें लेग आउट के लिए एक्सेप्शनल है, एक सप्लाई जोन भी फॉर्म किया है।
ये डिमांड जोन था, ये नहीं चला है कह सकते हैं, बट आप देखेंगे कि प्राइस इसमें आने के बाद इतना ऊपर गई थी, प्राइस इसमें आने के बाद ऊपर गई थी। जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसके रेंज का पता चल जाएगा। देखिए 91 पे, 91 से प्राइस 101 तक गई थी। बट आप देखिए जब प्राइस इसमें आई, आने के बाद कितनी अच्छी तरह से इसने ऊपर की तरफ मोमेंट दिया, और ऊपर जाते टाइम में रुकी कौन सी जगह, इस सप्लाई जोन में। डिमांड जोन से चली और सप्लाई जोन पे जाकर रुकी, और जब वापस रिवर्स हो रही थी तो देखिए एक ये डिमांड जोन ब्रेक हो गया, ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन ब्रेक क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि जब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी तो इसने सप्लाई जोन को हिट कर दिया। अब ये सप्लाई जोन की आप स्ट्रेंथ देखिए, इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को भी ब्रेक किया है। देख रहे हैं आप, ये जो सप्लाई जोन है, ये जो एरिया है, इस वाली सेलिंग ने इस डिमांड जोन को भी ब्रेक किया है। मतलब यहां पे बहुत अच्छे पेंडिंग ऑर्डर होंगे। अब फिर प्राइस इसमें चली गई ऊपर, जिस सप्लाई जोन ने डिमांड जोन को ब्रेक किया है, इस सप्लाई जोन ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया है, और फिर प्राइस उस सप्लाई जोन में यदि एंटर करती है तो यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर एक्टिवेट हो गए, मतलब सेलर के सेलिंग के जो ऑर्डर थे वो एग्जीक्यूट हो गए। तो फिर जब प्राइस नीचे आएगी तो इस डिमांड जोन को क्यों रेस्पेक्ट करेगी? सिर्फ एक सिंगल लेग आउट, और इसका कुछ अचीवमेंट भी नहीं है कि इसने किसी सप्लाई जोन को ब्रेक किया हो। और सेलिंग प्रेशर देखिए आप, अब ये जोन यहां तक इसने ये भी, ये जो था, ये थोड़ा इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करवाया प्राइस को, और यहां तक ऊपर भी भेजा इस प्राइस को। क्यों? क्योंकि ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न था और ये रैली बेस रैली का पैटर्न था, रिवर्सल और कंटिन्यूअस। बट फाइनली सेलिंग प्रेशर एक बहुत ज्यादा हैवी आया और इसने प्राइस को ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जोन तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका था ना, ये वाला जोन तो टेस्ट हो चुका था यहां से, तो इसमें तो कुछ स्ट्रेंथ थी नहीं, और प्राइस को नीचे की तरफ इसने पुश कर दिया। विक टू विक का धीरे धीरे विवेक, अभी तो सिर्फ दो चीजें ही बताई हैं मैंने। विक टू विक का पूरा आपको अच्छे आगे और क्लियर हो जाएगा, सिर्फ दो ही बताया है मैंने। बहुत सारी चीजें हैं कि हमें विक टू विक क्यों लेना चाहिए, सिर्फ ये दो ही नहीं है। अब ये देखिए जो मैंने वीकली पे, ये मंथली पे मार्क किया है ना, आपको मैं क्वार्टरली पे दिखाता हूँ। क्वार्टरली पे रैली बेस रैली, रैली बेस रैली का पैटर्न था, प्राइस इसमें आई आने के बाद ऊपर, और फिर क्वार्टरली के सप्लाई जोन से वापस नीचे। अब मैं इसे वापस मंथली पे ब्रेक डाउन करता हूँ। तो देखिए ये मेरी क्वार्टरली की लाइन है क्यू, और ये मेरी मंथली की है। तो देख रहे हैं आप, क्वार्टरली और मंथली का जो टाइम फ्रेम है, जो जोन है, वो एक ही रेंज में है। मतलब मंथली को क्वार्टरली ने एक बड़े टाइम फ्रेम ने सपोर्ट किया है, तो ये हमेशा अच्छा होगा। जब भी किसी लोअर टाइम फ्रेम को कोई हायर टाइम फ्रेम सपोर्ट करता है, डिमांड जोन के लिए डिमांड जोन, सप्लाई के लिए सप्लाई, तो वो बहुत अच्छा डिमांड जोन या सप्लाई जोन होता है। ये मंथली का डिमांड जोन है नीरव, ड्रॉप बेस रैली, जो इसकी रेंज है 70 टू 61। वही सेम रेंज एक क्वार्टरली की डिमांड जोन की है, 70 टू 61। तो ये क्वार्टरली वाले के अंदर ही ये आ रहा है। मतलब सपोज कीजिए कि मंथली में जब 5 CR पेंडिंग ऑर्डर हैं, तो क्वार्टरली में 10 CR होंगे। तो वो जो दोनों जब एक ही जगह पे हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई ना, एक से भले दो, सुना होगा आप लोगों ने। बिग टाइम फ्रेम यदि स्मॉलर टाइम फ्रेम को सपोर्ट कर रहा है तो वो पर्टिकुलर जोन बहुत अच्छा है। आ गया नीरव समझ में आपको?
यस श्याम, हम लोग टॉप डाउन अप्रोच पढ़ेंगे अभी, जो कि क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली 75 15 5 मिनट तक जाकर रुकेगा। और जो हम 5 मिनट की कैंडल और ये 15 मिनट की कैंडल को जो ट्रेड करने की बात करते हैं ना, स्मॉलर टाइम फ्रेम की कैंडल्स को, वो हमें क्वार्टरली का सपोर्ट, मंथली, वीकली, सभी हमें पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि बड़े टाइम फ्रेम पे शेयर क्या कर रहा है, तब तक स्मॉल टाइम फ्रेम पे जा नहीं सकते ना। सोचिए, ये प्राइस में जो ये वाला सेलिंग प्रेशर था, इसने इस मंथली के सप्लाई जोन को ब्रेक कर दिया, तो ये 15 और डेली के टाइम फ्रेम क्या होंगे? उनको तो बहुत आसानी से ब्रेक कर देगा ऐसा सेलिंग प्रेशर। तो हमें यही देखना है हायर टाइम फ्रेम पे पिक्चर क्या कर रही है, उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ट्रेड करने के लिए। जो हमने एसबीआई का एग्जांपल पढ़ा था, आप लोगों को याद हो, ये देखिए, ये ड्रॉ बेस वाली। अब इस बेस एरिया में कितनी सारी लेगआउट कैंडल थी, ये एक, सिर्फ ये एक लेगआउट कैंडल माने, तो ये कह सकते हैं 20 डेज की बाइंग से बनी है। 20 डेज प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर गई, तब जाकर इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। बट उसके बाद और 20 डेज, और 20 डेज, फिर और 20 डेज, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद देखिए, ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ तक कंटिन्यूअसली प्राइस ऊपर गई है, तब जाकर ये जोन इतना स्ट्रांग था कि प्राइस को वापस डबल कर दिया उसने एंट्री देते ही। 6 to 7 मंथ तक प्राइस में कंटिन्यूअसली बाइंग आई थी, तो जाकर ये इतना अच्छा जोन, स्ट्रांग जोन फॉर्म हुआ था। तब जाकर प्राइस ने इस प्राइस को वापस से डबल कर दिया था। किसी ने सेकंड क्लास में पूछा था इसको लेकर कि ये यहां से प्राइस वापस से रिवर्स क्यों हुई, तो मैंने बोला था कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखिए मैं बताता हूं आपको। यदि किसी एक्साइटिंग रेड कैंडल के बाद, किसी बड़ी रेड कैंडल के बाद कोई बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है इस तरह से, अब इसमें कोई बेस कैंडल नहीं है, बट स्टिल हम लोग इसको यहां से लेकर यहां तक मार्क कर सकते हैं एज ए डिमांड जोन। इसे हम बोलेंगे बॉटम। क्यों? क्योंकि ये सपोज कीजिए हमें मंथली के टाइम फ्रेम पे पिक्चर दिख रही है, तो इस मंथली के टाइम फ्रेम पे तो कुछ नहीं है इसमें, बट वीकली या डेली से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं से मैं बात करूं, किसी ग्रीन कैंडल के बाद में कोई बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है, तो हम इस वाले एरिया को एज ए सप्लाई जोन मार्क कर सकते हैं। इसे डिमांड जोन, इसे सप्लाई जोन। सिर्फ एक रूल है कि जो सेकंड कैंडल है, सपोज कीजिए ग्रीन के बाद जो रेड कैंडल फॉर्म हुई है, ग्रीन के बाद रेड कैंडल फॉर्म हुई है, वो इस ग्रीन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और सेम इसमें, यदि रेड के बाद ग्रीन फॉर्म हुई है, तो ये ग्रीन कैंडल अच्छी होनी चाहिए, इसके मुकाबले ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये मंथली का टाइम फ्रेम हम लोग लेकर चल रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मंथली का टाइम फ्रेम। मैं ये सारी लाइन से एक बार हटा देता हूं।
तो हम इसे ऐसे मार्क कर सकते हैं। हमें सेम टाइम फ्रेम पे तो कुछ नहीं दिख रहा है बेस कैंडल, बट हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मैं वीकली पे जाता हूं। वीकली पे भी मुझे यहाँ पे प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे। स्टिल जब ये ड्रॉप बेस रैली है ना, इसको, ये वाली कैंडल है ना, इसे हम लोग बेस भी मार्क कर सकते हैं। इसे हम लोग बेस कैंडल भी मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हम लोग जोन ऑफ स्ट्रेंथ जो हमने पढ़ा था और इसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये और ये दोनों बेस कैंडल जो हैं, ये बेस कैंडल और इसके बाद ये कैंडल, इन दोनों की रेंज देखिए आप, रेंज कितनी सी है। यदि स्मॉल रेंज में कोई कैंडल फॉर्म हुई है ना, इन दोनों के मुकाबले, लेग इन एंड लेग आउट के मुकाबले, तो हम उसे एज ए बेस कैंडल भी ले सकते हैं। ये धीरे धीरे आ जाएगा आपको, बट फिर भी इसमें कंफ्यूजन है, तो हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। और ये देखिए, ये वो जोन है, ड्रॉप बेस 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 और रैली गैप के साथ। और मैंने आपको बताया था, जो भी गैप के साथ जोन हो वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये एक लोअर टाइम फ्रेम पे हमें डिमांड जोन मिल गया। अब मैं बात करूं कि इसमें जब प्राइस आई तो क्या हुआ। देखिए, प्राइस आई और आने के बाद ऊपर चली गई। मंथली के लिए वीकली डेली पे मिल सकता है, वीकली मार्क कर रहे हैं तो डेली पर मिल सकता है या 75 पे मिल सकता है, और डेली मार्क कर रहे हैं तो 75 125 पे मिल सकता है। उससे नीचे हम लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं, और आगे जब आपको अच्छी चार्ट पे स्टडी करना आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे कि आप ये देखना शुरू कर देंगे, पता लगना लग जाएगा आपको कि कौन से टाइम फ्रेम का जोन अच्छा चलता है, किस तरह के जोन अच्छे चलते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम 75 मिनट के बॉटम को भी ट्रेड कर पाएंगे। यस नीरज। यदि हायर टाइम फ्रेम पे कोई ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है, बड़ी रेड कैंडल के बाद में बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, हायर टाइम फ्रेम मंथली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डेली हो सकता है, 75 भी हो सकता है। सपोज कीजिए ये मंथली पे फॉर्म हुई है, तो हम इस जोन को इस तरह से मार्क कर सकते हैं। तो हमें वीकली और डेली पर कुछ ना कुछ वहां पे बेस कैंडल के साथ प्रॉपर जोन का सेटअप मिल जाएगा। यदि हम यही चीज डेली पर देख रहे हैं, तो हमें 75 मिनट पे कोई ना कोई अच्छा जोन मिल जाएगा, 75 125 60। जो भी आइडियल टाइम फ्रेम होगा वो हम लोग बात करेंगे, डेली से नीचे जो भी आइडियल टाइम फ्रेम होता है। तो कोई भी टाइम फ्रेम पे बने, उससे लोअर टाइम फ्रेम पे हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और हम लोग इसके बारे में और एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, जो भी लोअर टाइम फ्रेम के एग्जांपल होंगे। ओके, ये क्लियर है सबको? जी ग्रीस, बड़ी कैंडल प्रीवियस कैंडल को कवर ही नहीं, उससे ऊपर भी जानी चाहिए। ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं, रेड कैंडल की बात कर रहे हैं, तो नीचे भी आनी चाहिए। अच्छी स्ट्रेंथ। इस एरिया को, यहाँ से इसकी हाईएस्ट बॉडी, इन दोनों कैंडल की जो भी इसकी मतलब ये ऊपर वाली बॉडी हो और ये नीचे जिसकी भी विक हो। एंगल्फिंग थोड़ा अलग डेफिनेशन हो जाती है कपिल। ओके, वो पढ़ेंगे हम विवेक। कैंडल स्टिक पैटर्न का जब टॉपिक आएगा तब ये एंगल्फिंग और ये सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। आपको एक और एग्जांपल मैं इसका बताता हूँ।
पीएनबी का ये जोन देखिए आप, इसे ध्यान से देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सारी चीज, बिल्कुल क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये और बहुत आसानी से समझ में आएगा। रैली बेस्ड ड्रॉप, ये एक अच्छा सप्लाई जोन है। अब जैसा कि मैंने बताया, देखिए सप्लाई जोन जब ये यहां बन रहा था, 20 डेज का इसमें सेलिंग, इसमें सेलिंग, इसमें सेलिंग, कितने डेज तक लगातार इसमें सेलिंग प्रेशर रहा, तब जाकर ये इतनी एक्साइटिंग रेड कैंडल फॉर्म हुई है। और इसने देखिए ये जोन ब्रेक किया, रैली बेस रैली डिमांड जोन, और ये भी ब्रेक किया है रैली बेस रैली, मतलब इसने सप्लाई डिमांड जोन भी ब्रेक किए हैं। इतना अच्छा सेलिंग प्रेशर के साथ ये सप्लाई जोन है। उसके बाद भी प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे आई है, बीच में जोन बने हैं, बट इन सारे फॉर्मेशन का जो ओरिजिन है वो ये होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है प्राइस का, यहां से प्राइस नीचे आने लगी थी। तो सबसे ज्यादा जो सेलिंग के ऑर्डर हैं वो इसमें है, मंथली के टाइम फ्रेम पे, मंथली के टाइम फ्रेम पे इस पे सबसे ज्यादा सेलिंग के ऑर्डर हैं। और देखिए प्राइस 219 से ऑलमोस्ट, मतलब 220 से लेकर 70 रुपीज के आसपास तक आई है, 70 रुपीज तक। और वापस रिवर्स कहां से हुई, देखिए ये मैंने मार्क किया है, ये इस बॉटम से थोड़ा सा ऊपर से। क्यों? क्योंकि हो सकता है वीकली या डेली पर थोड़ा ऊपर हो वो प्रॉपर डिमांड जोन, क्योंकि इस वाली कैंडल में भी तो डिमांड जोन हो सकता है। अब ये देखिए, जब डेली 15 मिनट वीकली की कैंडल में इतने, और मंथली की सिर्फ एक लेग आउट कैंडल के साथ जो जोन हो उसमें उसमें इतने अच्छे स्ट्रांग ऑर्डर होते हैं, तो इसमें कितने अच्छे स्ट्रांग ऑर्डर होंगे। बट देखिए आपको एक बताता हूँ, इस पे मैं डेली पे जाता हूँ, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये मुझे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही हैं, ये इस पर्टिकुलर मंथली के जोन की हैं। ये देखिए ये कैंडल, इसकी स्ट्रेंथ देखिए आप, 25 अक्टूबर 2017 की है। इस दिन, मतलब इससे एक दिन पहले जब ये कैंडल फॉर्म हुई, मार्केट क्लोज हो गया, उस दिन पहली बार रिकैपिटलाइजेशन हुआ था गवर्नमेंट बैंक्स के लिए, और प्राइस ने उस दिन, यहां पर देखिए इसकी आप प्रॉपर्टीज हम देखें, क्लोजिंग देखिए इस कैंडल की, 138 पर क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे जो ओपनिंग दी वो 150 पे दी थी, और उसके बाद प्राइस कितनी स्ट्रॉन्ग अपमूव इसने दिखाया, 207 हो गई प्राइस, 207, इतनी अच्छी बाइंग आई इसमें उस दिन। पीएनबी 45% के राउंड चला था, और बीओबी भी 30-40%, मतलब ज्यादातर सारे गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी बैंक थे वो इतना 30%, 20% चले थे, ये 45% चला था। अब देखिए इतनी बाइंग प्रेशर आई, नेक्स्ट डे भी प्राइस जो है अच्छी खासी गैप अप हुई, और उसके बाद इतना अच्छा ऊपर उसने अप मूव दिखाया। एक बार आप रुक जाइए, क्वेश्चन होल्ड कर लीजिए, मुझे कहना नहीं पड़े हर क्लास में कि आपको क्वेश्चन होल्ड करने हैं, होल्ड करने हैं जब कोई टॉपिक चल रहा हो। ये प्राइस इतनी अच्छी तरह से ऊपर गई, 3 डेज के अंदर कोई शेयर 130 से 230 हो गया, 100 पॉइंट का मूव। क्यों? क्योंकि बैंकों को पैसा मिला था। बट देखिए, और यहाँ पे एक मंथली का सप्लाई जोन था जो हमने मार्क कर रखा था, देखिए लास्ट एक्सट्रीम तक प्राइस गई है, देख रहे हैं आप ये, और उसके बाद प्राइस वापस से नीचे की तरफ आने लगे।
उसके बाद प्राइस वापस से नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि ये तो सिर्फ 1 या 2 दिन की बाइंग थी, वहां पे कितनी डेज की बाइंग सेलिंग थी, और जो हमने मंथली का सप्लाई जोन जो देखा था वो देखिए आप, नहीं ब्रेक कर पाया। यहाँ पे कोई अच्छा और सप्लाई जोन था भी नहीं, डेली पर देखिए कुछ अच्छा सप्लाई जोन नहीं था, ना ही हम मंथली की बात कर रहे हैं, ये वाली कैंडल थी। यहाँ पे कुछ होता भी ना तो भी ब्रेक कर देते, क्योंकि इतनी अच्छी सेलिंग प्रेशर थी। ये सिर्फ एक अच्छे क्वालिटी के सप्लाई जोन में जाकर ही रुक सकती थी, और वो रुकी यहाँ पे। जाएंगे सब पीएसयू बैंक चलेंगे अब। ये तो हायर टाइम फ्रेम का जोन कितना स्ट्रांग होता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ये जो था रिकैपिटलाइजेशन आया था, ये हमारे पास कब पहुंचा? सबसे लास्ट में। कोई भी न्यूज, जो भी स्टॉक मार्केट में हमें न्यूज सुनने को मिल रही है, उसको सुनने वाले हम लोग लास्ट पर्सन होते हैं, ये समझिए। क्या सरकार ऐसी कोई योजना बना रही है, कोई ऐसी स्कीम ला रही है, वो सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को नहीं पता? उस पर्टिकुलर सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गजों को वो चीज नहीं पता? सब पता है, उन्हें पहले से ही सब कुछ पता रहता है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने ऑर्डर पहले से ही मैनेज करते हैं, और वो हमें चार्ट पे दिख जाता है। न्यूज का हमें वेट करना ही नहीं है। हम जब टेक्निकल पूरा सीख जाएंगे, और आज जो मैं और एग्जांपल आपको बताने वाला हूं, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि चार्ट पे आपको पहले ही सब कुछ दिख जाता है। अब बताइए, ये कैंडल के बाद न्यूज आई, उसके पहले बताइए ऐसी कोई ग्रीन कैंडल दिख रही है क्या आपको? इस स्ट्रेंथ की कोई कैंडल नहीं है यहाँ पे। तो ये क्यों यहाँ पे फॉर्म हुई, और उसके बाद इतनी गैप अप, इतना गैप अप होना? मतलब पहले से ही सब कुछ सेट था। इंस्टीट्यूशनल ने पहले ही अपने ऑर्डर्स लगा रखे थे, जो भी उनके इंटरनल मेंबर थे, पीएसयू बैंक के समझो, गवर्नमेंट के समझो, किसी के भी। इस वजह से ही प्राइस इतना ऊपर अप हुई। और हम रिटेलर हैं, किसी ने 190 पे खरीदा है, किसी ने 200 पे खरीदा है, किसी ने 210 पे खरीदा है। सब लोगों ने ऐसे ऐसे खरीदा होगा, बट इंस्टीट्यूशनल ने कहाँ खरीदा? यहाँ पे। और हम मार्केट में इंस्टीट्यूशनल के फुटप्रिंट फॉलो करके ही पैसा बना सकते हैं, और वही हम लोग सीखेंगे। बाकी की न्यूज बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं, कन्वेंशनल पैटर्न जो करते हैं, हम उन सबसे आगे रहने वाले हैं, सबसे आगे। आप देखेंगे कि आपने कोई भी स्टॉक 100 से होल्ड कर रखा है, और 130 जब हो गया तब टीवी चैनल वाले या कोई आर्टिकल या कोई और उसको रिकमेंड करवा रहे हैं। हम उनसे बहुत आगे रहने वाले हैं। उसके बाद कितने रिकैपिटलाइजेशन हुए? उसके बाद कुछ मोमेंट आया? सिर्फ न्यूज आती है, उसके बाद हो भी जाता है, और हम आप जैसे लोग ऑप्शन बाय सेल करके बैठ जाते हैं कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, बट स्टिल आउटकम कुछ भी नहीं निकलता है। सभी के ऑप्शन जीरो हो जाते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी उस टाइम पे हाई पॉइंट पे होती है। जो होना है चार्ट में पहले ही शो हो जाएगा। आगे का कैसे प्रिडिक्ट करना है, सिर्फ चार्ट से करेंगे। यही गेम है दीपक, एग्जैक्टली exactly। ये सब कुछ पार्ट है मार्केट साइकोलॉजी का, कि कैसे इंस्टीट्यूशनल हमें स्टॉक मार्केट में ट्रैप करते हैं। ह्यूमन कैन लाई बट चार्ट कांट। हम आप टीवी एनालिस्ट
जो भी हैं वो झूठ बोल सकते हैं, बट एक बार जो चार्ट पे एक्शन फॉर्म हो गया वो रियल है। वो एक्शन रियल है। उसको कोई कुछ चेंज नहीं कर सकता, जो कि मैंने बताया था, जो मंथली की कैंडल फॉर्म हो गई है वो फॉर्म हो गई। यदि जून मंथ की कोई कैंडल जो बननी थी वो बन गई, उसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता। यदि इंस्टीट्यूशनल चाहे हम इस कैंडल को हटा दें, इसको छोटा कर दें, बड़ा कर दें, कुछ भी नहीं। जो भी बाइंग सेलिंग का रिजल्ट था, कैंडल फॉर्म हो गई। हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे फोकस करना है। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी कंपनी के रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट अच्छे आए हैं, उसके बाद भी स्टॉक गैप डाउन हो जाता है या नीचे चला जाता है। यदि किसी कंपनी के रिजल्ट खराब आए हैं फिर भी स्टॉक ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको नहीं पता है कि हमारे क्या सेल रही है, क्या हमारे रिजल्ट आने वाले हैं? जो कंपनी के खास खास मेंबर्स होते हैं ना, इवन मतलब कोई आप किसी ब्रांच का कोई मैनेजर ही समझ लीजिए जो बहुत सालों से इस कंपनी में, उसको भी पता होगा क्या कंपनी की ग्रोथ रहने वाली है इस क्वार्टर में। क्या ग्रोथ रहने वाली है। तो वो सब कुछ पहले से ही अपने ऑर्डर्स मैनेज करके रखते हैं। सब कुछ पहले से ही चार्ट पे हमें दिख भी जाता है कि क्या चल रहा है, कुछ तो इस स्टॉक में पक रहा है। हम लोग उसे कैसे पकड़ें, कैसे आइडेंटिफाई करें? सपोज कीजिए आप कोई स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। आपका खुद का कोई स्टार्टअप है जो कि एक अच्छी ठीक ठाक कंपनी बन चुका है। उसके यदि कुछ रिजल्ट्स आने हैं, आप क्वार्टर में उसका कुछ हिसाब किताब करते हैं, जो भी उसका फॉर्मूला रहता है, जो भी उसका तरीका रहता है, उससे आप अपने अर्निंग्स देख रहे हैं, बुक्स वगैरह देख रहे हैं, क्या हमारे साथ क्या कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो आपको और आपके साथ जो आपकी टीम में है, क्या उनको वो चीज नहीं पता? वो पहले से ही आप लोगों को पता लग जाएगी। कंपनी के मैनेजमेंट को सब पता रहता है। कंपनी के मैनेजमेंट के उनके रिलेटिव समझिए, उनके कलीग समझिए, जो भी उनके जानकार हैं, उन सबको वो बात पता है कि क्या रहने वाला है। तो पहले से ही सब लोग मैनेज करके रखते हैं ऑर्डर। और क्या होने वाला है ये हमें चार्ट पे पता लग जाता है सबसे पहले। एक एग्जांपल बताता हूं मैं। ये देखिए, ये एग्जांपल आप लोग मनी कंट्रोल वगैरह जहां भी मिले वो देख सकते हैं उस दिन क्या हुआ था, रिजल्ट्स उस दिन आए थे या नहीं गए थे। यहाँ पे एक्सिस बैंक के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं, ये वाली कैंडल जो फॉर्म हुई है, और प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस में होती है कंपनी। उसके बाद 4 to 5% स्टॉक यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। हम आप रिटेलर्स को पता लगता है उसे एक दिन पहले कि हाँ रिजल्ट खराब आए, तो हम लोग अगले दिन के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं कि हमें सेल करना है उसे। बट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ, प्राइस नीचे 5% ओपन तो हुई, बट उसके बाद उसने एक ही दिन में कितना अच्छा मूवमेंट दे दिया। क्यों? इस डिमांड जोन में एंट्री मिली थी उस दिन प्राइस को। इस डिमांड जोन में, यदि आप डिमांड जोन सप्लाई जोन ट्रेडर हैं तो आपको पहले से आइडिया होगा कि क्या होने वाला है। ये यहां पर क्या है, ये देखिए आप, इतनी सेलिंग क्यों है पहले से ही।
पहले से ही इंस्टीट्यूशनल अपने ऑर्डर मैनेज कर रहा है यहाँ पे, तभी तो ये सब कुछ डिमांड सप्लाई और एक चीप रेट में प्राइस को लाना और अच्छी रेट पर प्राइस से एग्जिट होना, उसके लिए किया जाता है। पहले से ही इंस्टीट्यूशनल और उनके कंपनी के मैनेजमेंट जो भी हैं, जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं, उन्होंने अपने ऑर्डर मैनेज कर रखे थे। वो लोग सिर्फ यही वेट कर रहे थे कि हम लोग कब सेल करें, जो कि अपने वो शॉर्ट कवरिंग कर लें और वो उसको बाय कर लें। और प्राइस देखिए कंटिन्यूअसली कितना ऊपर गई है। यदि इस डिमांड जोन का हमें पता है तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग होंगे ना, शॉर्ट क्यों होंगे? और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। नेस्ले, आप लोगों को पता होगा 2016 में नेस्ले की मैगी बंद हो गई थी। मार्केट में बहुत हाहाकार मच गया था, नेस्ले लगातार गिरे जा रहा था। ये वो टाइम था, ये बहुत ज्यादा प्राइस डाउन आ रही थी उस टाइम पे। बट आप लोग एक बात मुझे बताइए कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट में कोई कमी है, एक ही दिन में तो वो निकलेगी नहीं। बहुत दिनों तक कुछ प्रोसेस रहा होगा उसको करने का, तब जाके रिजल्ट आया कि हाँ आपके इस प्रोडक्ट में कमी है। तो स्टिल इंस्टीट्यूशनल को इसके बारे में सब कुछ पता था। बट हम लोगों को क्या लगा, मैगी, नेस्ले की मैगी बंद हो गई, अब नेस्ले बंद हो जाएगा। कंपनी बंद है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है नेस्ले का। कि, किसी भी इतनी बड़ी कंपनी को रिकवर होने में कितना टाइम लगता है अपने लॉसेस से? उनके पास पहले से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना पैसा है, प्रोडक्शन डबल कर देंगे उनका सारा माल। यदि खराब हो गया, 2 महीने प्रोडक्शन डबल किया, फिर उसी लेवल पर आ गए वो तो। प्राइस यहाँ पे आ रही है, हम लोगों ने सोचा मैगी बंद हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, इसको शॉर्ट करो शॉर्ट करो, और ये देखिए आप यहाँ पे इस डिमांड जोन में प्राइस आई, ड्रॉप बेस वैली में, और देखिए कितना अच्छी तरह से ऊपर गई। और उसके बाद जो जो जोन फॉर्म हुआ, ये जोन फॉर्म हुआ, ये भी चला है। सारे जोन जो है फॉर्म होते गए और चलते गए। ये देखिए, ये जोन देखिए। इंस्टीट्यूशनल कंपनी को ही फॉलो करते हैं सीधे, उसके प्रोडक्ट्स को और उन सब चीजों को। अब कंटिन्यूअसली प्राइस देखो कितना ऊपर गई है। जो चीज 5000 आ गई थी वो आज 17,000 18,000 ट्रेड कर रही है। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमें सिंपली न्यूज देखनी ही नहीं है, आप टीवी देखना ही बंद कर दीजिए, मनी कंट्रोल, जी न्यूज तो, सॉरी, जी बिजनेस और सीएनबीसी। सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे फोकस कीजिए, आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि हाँ कुछ होने वाला है। आप जो हम लोग इस पे टेलीग्राम पे जो ग्रुप्स के स्क्रीनशॉट डालते हैं, उसमें देखेंगे कई कई बार आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजों को बहुत पहले ही बाय करके बैठे होते हैं या सेल करके बैठे होते हैं, और टीवी पर उसका रिकमेंडेशन बाद में आता है। ये सब पेड हैं, ये समझ लिए आप, भसे ना सब कुछ, सब पेड। यदि पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में इतना आसान है कि आप टीवी के सामने बैठो 9 से 3:30 और बस पैसा बन जाएगा आपका, तो फिर कोई क्यों अपने घर से बाहर जाकर जॉब करेगा, डेली बाहर जाएगा, अपनी बॉस की सुनेगा, क्यों अपने टारगेट पूरा करेगा? पंकज, मीडिया बिक चुकी है।
टीवी देखकर पैसा कभी बना ही नहीं सकते आप, ना ही न्यूज देखकर पैसा बना सकते हैं, ना ही कोई आर्टिकल पढ़ के पैसा बना सकते हैं। जो हम लोग सीख कर बनाएंगे, हम लोग सीख कर जो काम करेंगे, पैसा उससे बनेगा। 2016 में बैंक ऑफ बड़ौदा पे आईटी की रेट पड़ी थी। आपको जो पहले ट्रेडिंग करते होंगे, बहुत पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पता होगा ये बात। तो ये स्टॉक इतना अच्छी तरह से नीचे आ गया था यहाँ पे। ये चीज हमारे पास आई और आने के बाद हम लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया, जो भी रिटेलर रहते हैं। देखिए टर्निंग पॉइंट कहां से आया प्राइस का, ड्रॉप बेस्ड रैली डिमांड जोन से। वापस 100 से ऑलमोस्ट 200 चली गई प्राइस यहाँ पे। जितने टाइम में नीचे आई थी ऑलमोस्ट उतने टाइम में ऊपर चली गई। आईटी रेड हुई है, आईटी रेड हुई है, उसका इतना हल्ला बना देते हैं लोग कि इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। किसी कंपनी पे पड़ा है, बैंक ऑफ बड़ौदा गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक, आईटी भी गवर्नमेंट की। यदि गवर्नमेंट को अपनी बदनामी नहीं करवानी है तो मामला सेटल ही होगा ना। हमें सिंपली सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई फॉलो करना है। क्योंकि नितिन वहां पे पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, जितना ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर होंगे उतना ही जल्दी जो है जोन रिएक्ट करेगा। और ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर मींस ज्यादा लेग आउट से हमें पता लगेगा, जितनी ज्यादा स्ट्रांग लेग आउट है उतनी ही ज्यादा अच्छे पेंडिंग ऑर्डर है वहां पे। आप जब करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे आप। जो चीजें आपकी आंखें स्कैन कर सकती है ना, आपकी आईज स्कैन कर सकती है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। कोई टूल आप ले लें, किसी से कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर लें, ये कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ चार्ट को फॉलो करना है और किसी भी चीज को नहीं। कुछ चीजें होती हैं जो अनप्रिडिक्टेबल रहती हैं, जो मतलब ये समझिए कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसको भी नहीं पता है, हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। जैसे कोरोना समझ लीजिए, किसी को पता था ऐसी कोई बीमारी आने वाली है? किसी को नहीं पता था। किसी फैक्ट्री में कोई आग लग जाए, जैसे कि आप देखते होंगे एनर्जी सेक्टर की जो भी आईओसी और ये बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब कंपनीज हैं, किसी वहां पे फायर आग लग गई, उस प्लांट में आग लगी, ये सब किसी को नहीं पता रहता। ये चीजें कुछ अनएक्सपेक्टेड रहती हैं जो हो जाती हैं, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता रहता। बट रिजल्ट रहा, किसी का रिजाइन रहा, कुछ इनकम टैक्स की रेड रही, कुछ प्रोडक्ट का बंद होना हुआ, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च होना हुआ, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होना हुआ। क्या ये सब कुछ पहले से नहीं पता किया जा सकता? बिल्कुल, इंडिकेटर्स तो फालतू हैं। 50-50% ये समझिए आपको बादल आसमान में दिख रहे हैं और आप ये कह दें कि हाँ बारिश होगी, ये है इंडिकेटर। हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हुई, कल हो जाएगी। 50-50% रिजल्ट है। हम लोगों के हो जाते हैं प्रभात, हम लोग भी यदि जीएफडी करके डालें ना तो हम लोगों के भी नहीं होते हैं। बट इंस्टीट्यूशनल कभी भी अपने ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल नहीं करते हैं। कभी नहीं हो सकता विवेक डिमांड जोन सीएमपी से ऊपर। करंट मार्केट प्राइस 100 है, डिमांड जोन आपको 115 पे कैसे हो सकता है? यदि मतलब ये समझिए कोई टेस्टेड जोन है, यदि होता, आपकी अजम्पशन के अकॉर्डिंग होता ऐसा, तो आप 110 जब प्राइस है तो 115 पे क्यों बाय करेंगे?
कन्वेंशनल पैटर्न और इसमें प्रोफेशनल में जो हम लोग सीख रहे हैं डिमांड सप्लाई में, यही तो डिफरेंस है कि हम लोग हमेशा चीप प्राइस को बाय करते हैं, नीचे आने पे बाय करते हैं। बिल्कुल विवेक, लॉकडाउन बाद में हुआ, बट ये जो बीमारी थी वो पहले से अब सबको पता था कि क्या है क्या नहीं है। लॉकडाउन करने के पीछे लॉकडाउन करने के पीछे कुछ ऐसा रहा है ना कि हम लोगों को दूर रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, फैक्ट्रीज बंद हो गई, कंपनीज बंद हो गई, सब कुछ, देश की इकोनॉमी जो चल रही थी वो सब कुछ बंद हो गया। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ये बीमारी कितनी बड़ी है। उस चीज को एनालाइज किसने किया? जो इस फील्ड के दिग्गज थे, उन्होंने एनालाइज किया। गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी उनके ये रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, फार्मा सेक्टर की कंपनीज, सभी ने, सभी जिनको हम बुद्धिजीवी कह लीजिए, कि हाँ ये बीमारी बहुत बड़ी है और ये तो करना ही पड़ेगा। तो जब ये बीमारी आई, लॉकडाउन इंडिया में बाद में हुआ पहले, और बाकी के देशों में तो पहले ही होने लग गया था। तो इंस्टीट्यूशनल को तो पता लग गया ना कि हाँ अब क्या देश का क्या इकोनॉमी रहने वाली है, कैसे कंपनीज पे क्या इफेक्ट होंगे। फार्मा सेक्टर बढ़ेगा बट बाकी के सेक्टर नीचे आएंगे। तो ये सब कुछ तो प्रेडिक्ट इंस्टीट्यूशनल पहले कर सकते, तो उन्होंने उन्होंने भी अपना सॉर्ट करना शुरू कर दिया जो भी था। और अब जब मार्केट इतना नीचे आ गया, फिर लोग बात करने लग गए टीवी पे, 5000 आ जाएगा, 3000 आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 2 साल तक घर से कोई बाहर, 1 साल तक बाहर नहीं निकलेगा, कंपनी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। और उसके बाद देखिए मार्केट रिवर्स हो गया। ये देखिए, पहले जब ये मार्केट जब गिर रहा था ना, उस टाइम पे ये सब कुछ ये समझाया था आपको मैं, और मतलब जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जोन इनको कब कब कैसे कि ये जोन ब्रेक हो गया, उसके बाद यहाँ से ट्रैप कर सकता है बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जो भी है। वो सब कुछ उस टाइम पे जो क्लासेस चल रही थी ना, उनमें बताया गया था। ग्लेनमार्क फार्मा न्यूज। वॉल्यूम से सिर्फ दीपक हमें ये पता लगता है, वॉल्यूम का क्या है, जितनी बाइंग सेलिंग आएगी वो वॉल्यूम हो जाएगा, जितने ऑर्डर्स आएंगे वो वॉल्यूम हो जाएगा। उससे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ जाना है। वॉल्यूम ऐड करके ही तो ये कैंडल्स और ये प्राइस का अप एंड डाउन होता है। बट वॉल्यूम से हम ये नहीं पता लगा सकते कि वॉल्यूम ऊपर की तरफ का ज्यादा है, नीचे की तरफ का ज्यादा है, प्राइस कहाँ जाने वाली है। नो वॉल्यूम प्रोफाइल समझा नहीं दीपक, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमें सिर्फ और सिर्फ चार्ट पे ही फोकस करना है, और कुछ भी चीज पे नहीं। आपको इतने सारे एग्जांपल बताए, और एक और मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखिए और क्लियर हो जाएगा। और बाकी अभी आप मार्केट में है, एक्टिव हो जाएंगे, ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, सब चीजें आपको याद रहने शुरू हो जाएंगी। तो ये जितनी भी न्यूज आया करेंगे, अभी नई नई, क्योंकि न्यूज का क्या है, न्यूज तो कल ही कोई ले लो, परसों ही कोई आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। अब न्यूज के बाद क्या इफेक्ट रहता है, उसके बाद आप चार्ट पर पहले से क्या दिख रहा था वो आपको पहले से क्लियर हो जाएगा। मैन्युपुलेशन, इरशाद, सिर्फ जनरली छोटी इक्विटी वाले शेयर्स में होता है, जो जेड कैटेगरी के शेयर होते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में मैन्युपुलेट करके बता दे कोई, एचडीएफसी में करे कोई? इतनी बड़ी इक्विटी है, कैसे कर पाएंगे? जो जो 100 करोड़ की कंपनी है, 50 करोड़ की कंपनी है, उनके शेयर होल्डर ही कर लेते हैं। बट जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, उनमें कैसे हो सकता है?
क्लोजिंग और ओपनिंग में नीरज जो गैप होता है वो उसमें बाइंग या सेलिंग की वजह से ही होता है। यदि हम बाइंग की बात कर अप गैप अप की बात करें तो बाइंग, और गैप डाउन की बात करें सेलिंग। जो 9 to 9-7 प्री ओपनिंग होता है उसमें जो ऑर्डर्स लगते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। अंकित, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप सब में ये सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे डिमांड सप्लाई के। निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में, सब में। आप प्रभात एक एक चेक कीजिए पुराना डेटा, हमने जब जब जो भी बोला है और उस टाइम पे कौन सा जोन कहां पर आया है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा। गैप वाले टॉपिक पे आएंगे आशीष तो आपको पता चल जाएगा, हाँ गैप फिल करने आता है, हमें उस पे कैसे डील करनी चाहिए, कहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए। रिटेल ट्रेडर से नहीं हो पाता है पंकज, इंस्टीट्यूशनल ही प्राइस को बहुत ज्यादा मोमेंट ला सकते हैं। 390 इसकी बात कर रहे हैं आप गिरीश, या इसकी? हाँ ये डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन है, इसी का मैं एग्जांपल बताने वाला हूं आपको। इन्फोसिस का ये चार्ट है। ये एक डिमांड जोन था, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, दो एक्साइटिंग कैंडल थी। एक बार इस पर ध्यान दीजिए जो मैं समझा रहा हूं। दो एक्साइटिंग कैंडल थी, मंथली का जोन था, इस वजह से हमने इसे विक टू विक मार्क किया है। और देखिए ये प्राइस विक टू विक भी चल गई, यहाँ पे एंट्री मिली और ऊपर गया। उसके बाद जब नीचे आया तो सेकेंड टाइम ये बॉडी टू विक भी चल गई। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि विक टू विक चलने के बाद बॉडी टू विक भी चल जाए, बट ये चीजें हायर टाइम फ्रेम पे होती हैं, हायर टाइम फ्रेम पे। और उसके लिए ये एक्साइटिंग कैंडल ज्यादा होना जरूरी है, बेस कैंडल कम होना जरूरी है। एक बार बॉडी टू विक भी चल गई प्राइस और एक बार विक टू विक भी चल गई, और देखिए प्राइस अच्छी खासी ऊपर जाने लगी। अब आप देखिए ये प्राइस नीचे की तरफ आ गई अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ, और ये जोन पहले से ही टेस्टेड हो रखा था, तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन हुआ और फिर प्राइस और अच्छी खासी नीचे आ गई। ये वाली जो कैंडल है ये वो कैंडल है जिस टाइम पे विशाल सिक्का ने रिजाइन किया था, जिस टाइम पे विशाल सिक्का ने रिजाइन किया था। सब लोगों को लगा एक सीईओ ने, इन्फोसिस के सीईओ ने रिजाइन कर दिया, अब कंपनी का क्या फ्यूचर होगा। क्या ये सब कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से नहीं होता? क्या उन्होंने रिजाइन किया था वो अचानक से आकर, ऐसा तो नहीं कि टेबल पे रिजाइन, एक ही मैंने तो रात में सोचा और सुबह आकर रेजिग्नेशन दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। यस विवेक, मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ, इस वजह से ब्रीच हो गया। क्या पहले से ही इस सीईओ बनने की क्यू में बहुत सारे लोग नहीं थे? बहुत सारे लोग होंगे, बट हमारे पास न्यूज क्या आई जिस दिन आई कि विशाल सिक्का ने रिजाइन दे दिया। उन्होंने जब रिजाइन किया उस टाइम पे सब कुछ कुछ खिचड़ी पक रही होगी स्टॉक में,
कंपनी में कुछ पकड़ा होगा, उसके बाद उसके जो इंटरनल मेंबर थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो भी इंस्टीट्यूशनल थे, उन सबको तो पता ही था ना कि क्या होने जा रहा है। एक ही दिन का डिसीजन नहीं हो सकता। बट हम लोगों के लिए एक दिन का डिसीजन था, क्योंकि अचानक से हमारे पास न्यूज आई और हम लोगों ने शॉर्ट करना शुरू कर दिया। और इन्फोसिस को बिल्कुल कि इन्फोसिस का अब क्या करें, इसको तो शॉर्ट करो, जिनका इन्वेस्टमेंट था वो भी शॉर्ट। बट अब देखिए, प्राइस इसमें आई और आने के बाद ऑल टाइम हाई, देख रहे हैं आप, ऑल टाइम हाई प्राइस चली गई। हम लोग ट्रैप हो गए न्यूज से। बिल्कुल विवेक। और अभी जब आपने ये एग्जांपल लास्ट 7 डेज का है और आज हम इसके बारे में बात करें, तो आपको याद आ गया। जब आप ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ जाएंगे, क्या डिमांड सप्लाई है, कैसे हमें ट्रेड करना है, हमें न्यूज पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, सिर्फ सिर्फ चार्ट पे ध्यान देना है। और आगे जब आप ट्रेड करेंगे ना, तो डेली आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स आते रहते हैं, न्यूज आती रहती है। ट्रेडिंग सीख, जो भी काम है हमें सीख के ही करना होता है, कोई भी काम करें हम। फिर पैसा बिना सीखे कैसे बन सकता है ट्रेडिंग में? लोग आ जाते हैं, ट्रेड करना शुरू करते हैं, किसी के एडवाइस पे शुरू करते हैं, खुद से लेना शुरू करते हैं और सोचते हैं पैसा डबल हो जाएगा। यदि आप मार्केट में पैसा डबल करने के लिए आए हैं, तो लॉस लगेगा ही लगेगा। यदि आज आपका 5,000 का गलती से प्रॉफिट हो गया, तो कल आप 4,000 में सेटिस्फाइड नहीं होंगे। कल आपको 5,000 ही चाहिए और उससे ज्यादा ही चाहिए। उसके चक्कर में ज्यादा ट्रेड लगाएंगे और वो पूरा का पूरा सब कुछ, अकाउंट जो है, जो भी प्रॉफिट आपने 4,000 का किया है वो भी गया और जेब से और चला जाएगा। बिल्कुल करती है कपिल। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, चाहे कितने ही छोटे टाइम फ्रेम का हो या फिर कितने ही बड़े टाइम फ्रेम का हो, एक बार प्राइस आने के बाद रिएक्ट तो करेगी, चाहे कितना ही पुअर हो, ये समझिए आप। एक बार तो करेगी। यदि बहुत ही ज्यादा है कि 10 उसमें बेस कैंडल है और सिर्फ एक ही लेगआउट कैंडल है, तो बहुत कम होता है। बट जनरली समझिए कि जो भी हम लोग डिमांड सप्लाई देखते हैं, उसमें एक बार प्राइस आने के बाद तो रिएक्ट करेगी करेगी। यस नीरज। इनसाइडर ट्रेडिंग मींस उन्हें सब कुछ पता रहता है और वो पहले से ही अपने प्राइस को मैन प्राइस, अपने ऑर्डर्स को पहले से ही मैनेज करके रखते हैं। आरकॉम को क्यों देखना है केदार? है तो भी एग्जिट हो जाइए, कोई फ्यूचर नहीं है। एक कोई रुचि शो या कंपनी इतना अच्छा रिटर्न देती है तो हम लोग आरकॉम में चले जाते हैं, वोडाफोन आइडिया में चले जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे शेयर हैं। कुछ भी समझ में नहीं आएगा आरकॉम में। क्या करोगे आप इस शेयर का? क्या करोगे बताइए? जिनमें चाहे ये तो 1.8 1.80 पैसे का है, ये समझिए 1.80 पैसे का है, रुपए का है। जो शेयर 500 का भी है ना, और उसमें ऐसे अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट लग रहे हैं, उससे दूर ही रहना है हमें। जब हमारे पास इतनी सारी बड़ी बड़ी बिग ट्रेड लिस्ट की अच्छी अच्छी कंपनीज की लिस्ट है, उसमें ट्रेड करें ना, हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। उन्हें अपना अपने आप को बैंकरप्ट दिखाना था, दिखा दिया, और उनका उन्हें लोन नहीं देना पड़ा बस। और लोगों को लगा कि आरकॉम में उसका बड़ा भाई इन्वेस्ट कर देगा, ये हो जाएगा। हम 1 रुपए का शेयर है, अब 1 लाख भी यहाँ पर डालते हैं, कल को 2 रुपए भी चला जाता है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 1 मंथ में पैसा डबल। फिर हेरा फेरी की तरह।
नहीं फ़हीम, ऐसा कुछ भी नहीं कि पी मतलब जनरली अभी जो जिस के अकॉर्डिंग हम लोगों का मार्केट रहता है, अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि पुट पुट का कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी है। और जब अपॉर्चुनिटी होती है तो हम लोग देते हैं, बट बहुत कम देते हैं। स्टॉप लॉस का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना कार में ब्रेक का है, बाइक में ब्रेक का है। आपको पता रहना चाहिए कि कब ब्रेक लगाना है, नहीं तो जान पे बनाएगी बात। हाँ संकेत, अभी आपको जैसे कि मैंने बताया कि कम बेस एरिया वाला अच्छा जोन होता है, ज्यादा एक्साइटिंग कैंडल वाला, ज्यादा लेग आउट वाला अच्छा कैंडल अच्छा अच्छा जोन होता है। तो ये जोन्स के स्ट्रेंथ के कुछ पार्ट हैं और हम लोग इसी पे वर्क करेंगे आगे। हाँ किशन, बिल्कुल कर सकते हैं, बट कौन सा जोन ट्रेड करना है कौन सा नहीं करना है वो हम सीखेंगे। एक डिमांड जोन ब्रेक हो गया, दूसरे डिमांड जोन पर ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम लोग ट्रेड नहीं करने आए हैं यहाँ पे कि मतलब अभी वो उस टॉपिक पे नहीं है कि ट्रेड कौन सा डिमांड जोन करना है। ओके, मैं रिवाइज कर देता हूं एक बार। आप लोग अभी अपने क्वेश्चन को होल्ड रखिए। ज्यादा नीचे नहीं गया क्योंकि वहां पे डिमांड जोन था विवेक। वो डिमांड जोन जो कि हमने पढ़ा था, ये वाला डिमांड जोन, यदि ये नहीं होता तो ये नीचे भी आ सकता था। ये मल्टीपल टाइम कब टेस्ट हुआ? ये ऊपर वाला हुआ है मल्टीपल टाइम टेस्ट तो। ओके, मैं रिवाइज कर देता हूं आपको। हम लोगों ने कैंडल ब्रेकडाउन पढ़ा कि डेली मंथली वीकली का एक ही स्ट्रेंथ हमें शो हो रही है, कोई भी कैंडल तो कोई भी पैटर्न, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन सा होगा? हायर टाइम फ्रेम का होगा। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की कैंडल जो होती है, सपोज कीजिए कि मंथली की कैंडल है, वो 20 डेज की बाइंग या सेलिंग से फॉर्म होती है। 20 डेज में जो भी उसमें बाइंग या सेलिंग आई है उससे फॉर्म होती है, मतलब 20 डेज तक इंस्टीट्यूशनल ने क्या किया है उसमें। वहीं पे हम वीकली की बात करें तो वीकली की कैंडल 5 डेज के कंसोलिडेशन से, 5 डेज की बाइंग सेलिंग से फॉर्म होती है। तो जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम होगा उतनी ही कैंडल स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही जोन स्ट्रॉन्ग होगा। हायर टाइम फ्रेम वाला जोन हमेशा अच्छा होता है। हमें कैंडल की स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी रेंज भी देखनी है, और रेंज हमें ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा जब हम लोग उसका टाइम फ्रेम देखेंगे तो। टाइम फ्रेम देखेंगे तो उसका हमें आइडिया हो जाएगा। उसके बाद बात करी थी हमने बेस कैंडल के लेकर कि कितनी बेस कैंडल हो किसी भी जोन में तो जोन स्ट्रांग होता है या पुअर होता है। जितनी कम स्ट्रांग जितनी कम बेस कैंडल होंगी जोन उतना ही स्ट्रांग होगा, और जितनी ज्यादा बेस कैंडल होंगी जोन उतना ही पुअर होगा। हमें 1 2 3 मैक्सिमम 3 बेस कैंडल तक वाले जोन को ही कंसीडर करना है, चाहे डिमांड हो या सप्लाई हो। उसके पीछे का लॉजिक क्या था कि रिजल्ट 1 बेस कैंडल फॉर्म हुई है मतलब रिजल्ट जल्दी आया है, आउटकम जल्दी निकला है, बायर सेलर में से कौन जीता है मैच। और यदि हम लोग किसी 3 बेस कैंडल वाले 4 बेस कैंडल वाले जोन को ट्रेड करें तो उसमें हमें ये शो हो रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ पे बायर सेलर की ज्यादा फाइट चली है, मतलब किसी को भी जीतने के लिए और दूसरे को हराने के लिए वहां पे ज्यादा फाइट करनी पड़ी है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है।
तो उसकी एनर्जी ऑलरेडी वेस्ट हो चुकी है, दूसरे मैच के लिए वो तैयार ही नहीं है। और यहाँ पे जिसने 10 मिनट का गेम कर दिया, 10 मिनट में गेम फिनिश कर दिया, और वो दूसरे मैच के लिए तैयार है। अपने सेम वेट वाले किसी चैंपियन को हराना और इतना जल्दी हराना, मतलब उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ है। ये चाहे डिमांड जोन हो, सप्लाई जोन हो, रैली बेस रैली हो, ड्रॉप बेस रैली हो, रिवर्सल हो, कंटिन्यूस हो, सबके लिए है। सबके लिए है। जितनी कम बेस कैंडल होंगी जोन उतना ही अच्छा होगा, और जितनी ज्यादा बेस कैंडल होंगी उतना ही जोन पुअर होगा। कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे, लाइक फेडरल बैंक, कि किस तरह से एक मंथली का जोन जो था उसमें लगातार कंटिन्यूअसली 4 to 5 मंथ तक बाइंग आने के बाद, 4 to 5 मंथ बाइंग आने के बाद अच्छा जोन एक फॉर्म हुआ था। तो कितने दिन लगातार इसमें बाइंग आई होगी, और प्राइस इसमें आने के बाद जस्ट टच करके रिएक्ट हो जाना, और फिर सप्लाई जोन से, एग्जैक्ट सप्लाई जोन से नीचे आना। जब वो किसी बड़े सप्लाई जोन से नीचे आ रही थी तो इसने छोटे डिमांड जोन को भी रेस्पेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये समझिए, जब ये सप्लाई जोन इतना बड़ा स्ट्रेंथ का है। अपने क्वेश्चन होल्ड कर लें, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अभी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो एक बार आप रिवीजन देख तो लीजिए, क्या पता इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। रूल्स जो हैं उनको नहीं तोड़ें तो ठीक रहेगा, डिसिप्लिन में सब कुछ होता रहेगा, मुझे भी पढ़ाने में मजे आएंगे, आपको भी पढ़ाने पढ़ने में मजे आएंगे। मैं कुछ एक और अच्छी चीज बता पाऊंगा, यदि आपके किसी ऐसे कोई भी क्वेश्चन में मैं उलझ गया और यहाँ पे उसको समझाने लग गया, तो जो मैं और एक्स्ट्रा चीज बताने वाला था वो मिस हो जाएगी आपसे। तो पहले हम लोग पढ़ लें, उसके बाद आपके क्वेश्चन ले लेंगे। अभी तक 4 क्लास हुई हैं, आप बता दीजिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है, या किसी से ऐसे बोल दिया गया है कि मैं नहीं बता रहा आपका क्वेश्चन, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आपका आंसर नहीं दे रहा मैं। बट आप पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बार बार यही चीज क्यों रिपीट करनी पड़ रही है मुझे? अब बच्चे तो है नहीं अपन फर्स्ट या सेकंड क्लास में, पैसा कमाने के लिए कोई चीज सीख रहे हैं, तो सब कोई 2021 और 21 से ऊपर का है। ये फेडरल बैंक का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। प्राइस इसमें जोन में टच होते ही ऊपर सप्लाई जोन में पहुंच गई थी। ये सप्लाई जोन में जब पहुंची, तो ये सप्लाई जोन की क्या खासियत थी, क्या इसमें अच्छा था, कि ये सप्लाई जोन में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर था, और यहाँ पे इसने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया था। इस वाले पूरे फॉल ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया था, तो ऑटोमेटिकली सप्लाई जोन में ज्यादा स्ट्रेंथ हो गई। जब प्राइस इसमें गई, ये समझिए यहाँ पे 5 CR पेंडिंग ऑर्डर थे, और प्राइस जब इसमें एंटर होकर आ रही है नीचे, तो ये डिमांड जोन को इसने रेस्पेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक बड़े सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है, जिसमें 4 1 2 लेग आउट कैंडल माने तो मानिए, बाकी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, इस पूरे एरिया को हम लोग ऐसे मानेंगे कि ये जो जोन की स्ट्रेंथ है ना, इतनी स्ट्रेंथ है कि इसने इस प्राइस को 100 वाली प्राइस को 70 तक लाया है। तो ये जोन कोई काम का नहीं होगा, पहले से ही हम इसे अवॉइड करके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के एक बड़े अच्छे सप्लाई जोन से टकरा गया है। फिर हमने एक एसबीआई का एग्जांपल भी देखा था, ये वाला, जो पहले फर्स्ट डे या सेकंड डे की क्लास में हमने पढ़ा था, कि डिमांड सेकंड डे में, कि डिमांड सप्लाई वर्क कैसे करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर कैसे वर्क करते हैं। ये इतना अच्छा ऊपर गया, 6 to 7 मंथ इसमें कंटिन्यूअसली बाइंग आई, तब जाकर ये इतना अच्छा जोन फॉर्म हुआ। और उसमें जब रिजल्ट आई, प्राइस आई, तो उसने रिजल्ट क्या दिया हमें? प्राइस को डबल कर दिया।
जितना ज्यादा अच्छा जोन उतनी ही अच्छी रिजल्ट। फिर एक ये था कि जब भी किसी बड़ी रेड कैंडल के बाद कोई बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही तो उसका क्या करना है, उसको हम इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं। क्यों? उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे तो हमें कोई ऑर्डर नहीं दिख रहे हैं या फिर हमें कोई बेस एरिया नहीं दिख रहा है, बट लोअर टाइम फ्रेम पे तो बेस एरिया है, सेम सप्लाई जोन के लिए। और एक जो मैंडेटरी चीज थी वो थी कि सेकंड वाली कैंडल फर्स्ट वाली कैंडल से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए। ये हमने एसबीआई के एग्जांपल में ही फर्स्ट डे या सेकंड डे किसी ने ये पूछा था कि प्राइस ये यहाँ से फिर अब क्यों चली गई, तो फिर ये था कि ये हमने इसे ऐसे मार्क किया है। और डेली पर जब हम इस पे गए तो ये एक हमें जोन मिला, इस जोन में प्राइस आई और अब चली गई। लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई जोन था, लोअर टाइम फ्रेम पे कोई ना कोई जोन था, इस वजह से प्राइस ऊपर चली गई। उसके बाद फिर हमने बात करी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को लेकर, रिजल्ट्स को लेकर, न्यूज को लेकर। एसबीआई का एग्जाम्पल, सॉरी, बीओबी का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, पीएनबी का एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था कि पीएनबी जब वन डे के अंदर 45% चला, उसके बाद भी फिर 15 to 20% चला, बट ये सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो मंथली का बहुत अच्छा सप्लाई जोन था, ये वाला। और रिकैपिटलाइजेशन की न्यूज उसके बाद बहुत बार आई, बट ऐसा मोमेंट कभी नहीं हुआ। बट जो लोग ये न्यूज ये देख चुके थे या इसके बारे में जानते थे कि कभी रिकैपिटलाइजेशन हुआ और स्टॉक इतना इतना गए, वो उन्होंने हमेशा रिकैपिटलाइजेशन की न्यूज सुन के हमेशा अपनी कोई ना कोई पोजीशन बनाई थी। तो हमें न्यूज पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो चाहे किसी से रिलेटेड हो। और न्यूज हो तो उस स्टॉक को आप अवॉइड कर दीजिए। ऐसा है किसी स्टॉक में न्यूज चल रही है, यस बैंक था उसमें न्यूज चल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, अवॉइड कीजिए ना, छोड़ दीजिए उसे। कोई भी स्टॉक में न्यूज है उसको छोड़ दीजिए, यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो। बट आपको वहां पे पक्का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर मिल जाएगी। आप देखेंगे, चार्ट देखेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आपको ये भी पता चल जाएगा अभी नहीं, मुझे तो 10 डेज बाद इसमें एंट्री लेनी है, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, तब लेनी है। ना न्यूज पे ध्यान देना है, ना किसी के कहने पर ध्यान देना है, टीवी वगैरह बिल्कुल बंद कर देना है। न्यूज चाहे कितनी ही अच्छी है कितनी ही बुरी है, हमें कोई ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी करनी है, डिमांड सप्लाई को फॉलो करना है, जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। होमवर्क कुछ भी नहीं है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेड मार्क कीजिए, एंट्री स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, डिमांड जोन सप्लाई जोन फाइंड आउट कीजिए। 1 से 1.5 घंटा डेली दो आप चार्ट को। जब देखेंगे डिमांड सप्लाई आपको मार्क करना कितना धीरे धीरे, मतलब कितना जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट आ गया है। और बाद में जो हम पढ़ेंगे, फिर जब वो आप उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे तो फिर आपको मजे आने लगेंगे, क्योंकि पैसा बनने लगेगा। ओके, थैंक यू किशन। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो एक एक करके पूछ लीजिए। कौन से टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं आप? ये मंथली? well, अभी इसमें कुछ ऐसा बन नहीं रहा है, फॉर्म नहीं हो रहा है। ये इस डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से ऊपर जा सकता है ये। जी योगेश, निफ्टी बैंक निफ्टी सब पे करेगा, इंडिविजुअल स्टॉक सब पे। नोट्स आज मिल जाएंगे जितेंद्र आपको।
आशीष हायर टाइम फ्रेम पे एसएल जैसे वैसे ही लगाना है जैसे हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, डिजिटल लाइन से नीचे डिमांड जोन के लिए और डिजिटल लाइन से ऊपर सप्लाई जोन के लिए। रेंज बड़ी होती है, रेंज बड़ी होती है, स्टॉप लॉस पॉइंट ज्यादा होता है, बट हम उसे रिस्क मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे उससे मैनेज कर लेंगे। रेंज और स्ट्रेंथ में ये डिफरेंस है कि हमें एक स्ट्रेंथ पता लगती है देखने से और रेंज पता लगती है उसके टाइम फ्रेम और उससे। ये मंथली की कैंडल है इंफ्राटेल की, ये मंथली की कैंडल है। इसकी रेंज देखिए 163 से 230, ये रेंज है इसकी और हमें दिखने में भी एक्साइटिंग लग रही है, अच्छी है, बट ये डेली की कैंडल भी उतनी ही एक्साइटिंग लग रही है हमें देखने में, बट इसकी रेंज देखिए आप कितनी सी है, ये डिफरेंस है। एक बार नीरज यदि टेस्ट हो गया उसके बाद इग्नोर ही करना है। सभी टाइम फ्रेम पे करेंगे रंगनाथ। और भी बहुत कुछ सीखेंगे शायद, अभी तो मतलब शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको क्लास होती जा रही है आपको खुद ही पता चल रहा होगा कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे जो करंट मंथ का चल रहा है ना उससे नेक्स्ट वाली कैंडल से हमें कंसीडर करना है। वीकली पे वीक चल रहा है उससे नेक्स्ट वाले, यदि आज हम मंथ के लास्ट में बैठे हैं, आज मंथ क्लोज हो चुका है, तो हम लोग ये कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं। ओके, और किसी को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन? ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है श्याम। क्लियर है सबको? नहीं संदीप, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे यदि टेस्ट हुई है तो नहीं करेंगे। बिल्कुल इरशाद, सभी पैसा कमाएंगे, बस आपको फोकस करना है जो पढ़ा है, रिकॉर्डिंग भी देखनी है। जो लोग लाइव में हैं उनको भी एक बार रिकॉर्डिंग तो देखनी ही देखनी है, चाहे लाइव ले रहे हैं तो भी। कितना भी पीछे ऋषिकेश, जब तक हमें जोन नहीं मिलता, बट कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है वो भी सीखेंगे। ओके, ऑल राइट एवरीवन, थैंक यू, सी यू टुमारो, गुड नाइट।